So, good afternoon, students. Today we will read chapter 5, Coal and Petroleum. As you know, coal and petroleum are natural resources which we get from earth. Okay? Ma'am, we already read it. Yes? We already read it. But we are doing revision again. Okay? We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. तो हम बहुत सारी अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. कुछ हमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है नेचर से और कुछ जो है वो ह्यूमंस अपने एफर्ट के थ्रू अपने जो एफर्ट्स लगा के और इनको बनाता है, प्रिपेयर करता है. तो उन्हीं के बेसिस पे हम उन चीज़ों को जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो नेचुरल और एक मैन मेड. तो नेचुरल हो गई जो हमें नेचर से मिलती है, मैन मेड हो गई जो हमने बनाई है, मतलब इंसान ने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाई है. तो नेचुरल थिंग्स में अगर हम काउंट करें तो it includes a variety of list, that is air, water, soil, minerals, etc. And these are obtained from nature. So that's why they are known as natural resources. Can air, water, soil exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज, हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. तो उनमें से हमने एक रिसोर्स पढ़ा वाटर के बारे में ऑलरेडी इन 7th क्लास. तो क्या जो वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स है? तो अगर हम लिमिटलेस रिसोर्स है, बट जो हम ड्रिंकेबल वाटर है वो हमारे पास में बहुत कम अवेलेबल है. ऐसे तो अगर हम देखें तो हमारे जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो हमारा वाटर से ही बना हुआ है. ठीक है, तो हमारा बस 3/4 जो है वो लैंड है, बाकी हमारा वाटर है. बट फिर भी हमारे पास में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, वाटर कम पड़ जाता है, क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है जो कि हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए और हमारी डेली नीड्स के लिए ज़रूरत होता है, तो वो वाटर बहुत कम अवेलेबल है हमारे लिए. तो इसलिए हम अगर देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस बेसिस पे कि कौन से रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं बट एग्जॉस्टेबल है या नॉन एग्जॉस्टेबल है. एग्जॉस्टेबल मतलब जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन एग्जॉस्टेबल जो कि अगर हम कंटिन्यूस यूज़ भी करते जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे. तो इसलिए हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस के बेसिस पे हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हो गया जैसे हमारी सनलाइट हो गया, एयर हो गया. ठीक है, तो सनलाइट और एयर है, चाहे कितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हों उसके अंदर हमारा सनलाइट और एयर यूज़ होता जाता है, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ, एग्जॉस्ट नहीं होगा. एग्जॉस्ट मीन्स एक दिन ख़त्म हो जाना, तो ये नहीं होगा ख़त्म. तो इसलिए ये जो है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो कि अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते जाएंगे, ये हमें नेचर से ही अवेलेबल हो पाते हैं, लेकिन अगर हम इनको कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. तो इनके एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि अगर हम कंटिन्यूस इनका यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी. अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2.
Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide students into group of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. तो इस तरह से आपको 4 कंटेनर्स ले लेने हैं और उनके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स एंड टॉफीज। तो ये 1, 2, 3, 4 हमारे कंटेनर्स हो गए और इसके अंदर हमें 1, 2, 3, 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन उसके ऊपर मार्क कर देनी है। तो आप क्या देखेंगे, दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। तो ये जो ग्रुप्स हो गए, ये तो हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 तो हमारे कंज्यूमर्स हो गए। और as population is growing, second and third generations have larger number of consumers. तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन में एक अगर स्टूडेंट है, सेकंड जनरेशन में 2 स्टूडेंट्स अगर शेयर कर रहे हैं उस कप को, थर्ड जनरेशन में 3 स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो शेयरिंग है एक ही कप के थ्रू वो ज़्यादा लोगों की हो रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा जनरेशन बाय जनरेशन, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं उस कप के अंदर वो कम अवेलेबल होती जाएगी पर जनरेशन, पर स्टूडेंट। फर्स्ट जनरेशन में एक ही स्टूडेंट था तो इसलिए उसको जो पॉपकॉर्न का अमाउंट है वो पूरा उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो चीज़ है, जो भी हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो सेम ही है, वो थोड़े ना इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो इसलिए ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। Put 1 full container for each group on a table as consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. तो इस तरह से जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप को, फर्स्ट वाले जनरेशन में एक स्टूडेंट था तो वो पॉपकॉर्न जो यूज़ कर लेगा, उसके बाद में जो पॉपकॉर्न बच जाएंगे वो सेकंड जनरेशन तक पहुंच जाएंगे। फिर सेकंड जनरेशन में 2 स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी ईटेबल्स भी यूज़ करेंगे और जो पॉपकॉर्न है वो भी यूज़ करेंगे तो वो अगली जनरेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो लास्ट वाले जो जनरेशन होंगे उसके पास में जो पॉपकॉर्न फर्स्ट जनरेशन वाले पॉपकॉर्न थे वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट जो सोर्स है हमारे पास में जो ईटेबल है वो लिमिटेड है। तो इसी तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन हम यूज़ करते जाते हैं, बट क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास में लिमिटेड हैं, बट जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। एज्यूम दैट द ईटेबल्स, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट करके देखें तो एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो हम इनको कैसे मान सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न है, टॉफीज हैं, रोस्टेड ग्राम है, तो इनको हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अगर माने और हर एक ग्रुप में ये अलग अलग कंजम्पशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में एक ही स्टूडेंट है तो वो इतना ही यूज़ करेगा जितना एक बंदा यूज़ कर सकता है। फिर सेकंड ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हो गए तो कंजप्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जनरेशन बाय जनरेशन और ग्रुप बाय ग्रुप। It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. तो इस तरह से अगर फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ कर पाए, तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन क्या करेगी, उनको कम यूज़ करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये कोल, पेट्रोलियम इनको यूज़ कर पाए, तो हमें इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, कोल, पेट्रोलियम, गैस इनको, क्योंकि ये हमारे पास में लिमिटेड हैं।
लिमिटेड अमाउंट में है, तो अगर हम ही इसको सारे को कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो ये यूज़ नहीं कर पाएगी. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. तो इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. So these are all known as fossil fuels. क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा कि जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके रिमेन्स, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके रिमेन्स से ये बनते हैं. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये उन चीज़ों से बनते हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो दिस वन विल बी योर डेफिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Okay, you can mark it in your book. So first is coal. तो नेचुरल जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोल. यू मे हैव सीन कोल और heard about it. It is hard as stone and is black in color. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज कोल. और कोल जो है वो कैसा होता है? स्टोन की तरह हार्ड होता है और कलर इसका जो होता है वो ब्लैक होता है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. और कोल की हेल्प से हम हमारा खाना कुक करते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कोल है वो रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता था ताकि कि जो है स्टीम प्रोड्यूस की जाए और रेलवे इंजन को चलाया जा सके उस स्टीम की हेल्प से. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और थर्मल पावर प्लांट्स में भी जो कोल है उसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है इन थर्मल पावर प्लांट्स. कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और कोल को, जो कोयला है उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर हम कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. अब जो कोल की स्टोरी है, कोल किस तरह से बना है उसको हम फिर बाद में यूज़ करते हैं. तो कोल की स्टोरी यहाँ पर है. About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. अब low-lying wetland areas कौन से होते हैं? जो कि समुद्री तल से नीचे वाले एरियाज होते हैं. तो जो पानी जब अगर बारिश होती है या बाढ़ आता है तो सबसे पहले पानी कहाँ पे भरता है? इन low-lying एरियाज में फिल हो जाता है. मतलब एक तो होता है लेवल हाई वाला और एक होता है थोड़ा सा नीचे स्लोपी एरिया. तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है? हमारा लो लाइंग एरिया कहलाता है. तो जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो इन एरियाज में ज़्यादा आती है. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. तो 300 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ में बहुत घने जंगल हुआ करते थे लो लाइंग एरिया में, तो फ्लड या जो बाढ़ वगैरह आई उससे क्या हुए, ये फॉरेस्ट जो है वो उखड़ गए बाढ़ वगैरह से. और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो पेड़ है वो जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे दबना शुरू हो गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. और एक बार जैसे कि बाढ़ आ गई और इन जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे वो सॉइल के नीचे दबते चले गए, तो इनके ऊपर एक सॉइल की जो लेयर थी वो जमा होती गई. और इस तरह से जो ये फॉरेस्ट के जो पेड़ थे, जो ट्रीज थे, वो नीचे नीचे दबते गए. और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये क्या हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस तरह से जो प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स हैं
वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब देखो, आपने बोला कि कोल जो है फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। तो अगर हम बोलें कि कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, तो कार्बनाइजेशन क्या है, कार्बनाइजेशन है क्योंकि जो डेड प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हुए हैं, कोल में। और कोल बेसिकली किससे बना हुआ होता है, कार्बन से बना होता है, मेनली कार्बन होता है उसके अंदर। तो इसलिए ये जो कन्वर्जन है डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कार्बोनाइजेशन भी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कार्बोनाइजेशन क्या होता है? क्योंकि ये जो हमारा कोल होता है इसमें बेसिकली क्या मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बन है वो कैसे बनता है, बाय द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या हो गए हमारे प्लांट्स वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, है ना। तो फॉरेस्ट जो ट्रीज वगैरह हैं हमारे, वो किस में चेंज हो रहे हैं, कोयले में चेंज हो रहे हैं। तो डेड वेजिटेशन का कोयले में चेंज होने का प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहलाता है। ओके, since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। और ये जो है वो डेड वेजिटेशन के रिमेन से बनता है, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमारी यहाँ पर दो डेफिनेशन हो गई, एक तो कार्बनाइजेशन हो गया और एक फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल हमने पहले भी पढ़ लिया। तो मेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए यहाँ पर। व्हेन हीटेड एयर इन When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas। जब कोयले को हम गर्म करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो जो कोयला है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब जो कोल है, यस चैतन्य, व्हाट हैपेंड, चैतन्य व्हाट हैपेंड। सो कोल को प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग करके, और इससे हम कोक, कोल तार और कोल गैस भी बनाते हैं। ठीक है, ये भी कोयले के यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। अब कोक क्या होता है, कोक इट इज अ टफ porous and black substance, it is an almost pure form of carbon। तो ये भी tough means hard, ठीक है, porous means मतलब जिसके अंदर थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, है ना, जिसके अंदर एयर मतलब एयर बबल्स वगैरह हो सकते हैं। porous means थोड़ा सा छेद छेद से होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक मीन्स बिल्कुल डार्क कलर का, है ना, काला सब्सटेंस होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन का बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और कोक किस में काम में लिया जाता है, कोल का क्या कोक का क्या यूज होता है, स्टील इंडस्ट्रीज में ये स्टील बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम कोक का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारी अर्थ में, ऐसे तो नहीं है कि आयरन जो है वो सिंपल प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है और हम उससे आयरन के मेटल्स, आयरन के जो दूसरी चीजें हैं वो बना लेते हैं। आयरन जो होता है वो दूसरे मेटल्स के साथ में मिक्सअप होता है। तो हमें आयरन को प्योर करने के लिए, सिर्फ आयरन ही निकालने के लिए हमें प्रोसेस करना होता है। तो इस तरह से हम उस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में हम कोक यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल तार। ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो किससे बनी हुई है, कोल से बनी हुई है ना। तो कोल से तीन चीजें हमने पढ़ी, कोक, कोल तार और कोल गैस। कोल गैस। तो सेकंड इज कोल तार।
कोल तार के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ब्लैक, इट इज ऑल्सो ब्लैक, ठीक है, क्योंकि कोयले से बना है तो ये भी ब्लैक है। थिक लिक्विड होता है विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब अनप्लीजेंट मतलब जो कि अच्छी नहीं लगती है ना, जिसकी स्मेल अजीब सी लगती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर होता है? अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो कोल तार होता है इसके अंदर अबाउट 200 सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic material, roofing materials, etc. तो जो कोल तार है इससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इससे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हम हमारी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। जैसे कि ये सारे एग्जांपल हो गए, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स और पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. अब देखो जो नैफ्थलीन बॉल्स, जो हम इंसेक्ट्स वगैरह को, जो कपड़े वगैरह में इंसेक्ट्स लग जाते हैं, इनको भगाने के लिए काम में लेते हैं, वो वाले जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं, देखा होगा आपने घरों में यूज करते हैं हम। यस मैम, भगाने के लिए। हाँ, वो हम कपड़ों के बीच में रखते हैं। तो ये भी जो है नैफ्थलीन बॉल्स भी किससे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं? कोल तार से बनाए जाते हैं। ओके, याद रखना नैफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कोल तार से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब हम कोक बना रहे होते हैं, कोयले से कोक बना रहे होते हैं, तब एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कोल गैस बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो जहाँ पर जो कोयला बनाने की जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर कोयला प्रोसेस होके और ये चीजें बन रही होती है, कोक, कोल तार, कोल गैस, ये सब बन रही होती है, तो वहां पर क्या होता है, कोयले को जब कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर कोल गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो गैस है वो पास में जो इंडस्ट्रीज बनी हुई रहती है, बाकी इंडस्ट्रीज बनी हुई रहती है, वो इस कोल गैस को यूज करके और अपनी जो प्रोडक्शन है वो करती है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। अब देखो ये एक फैक्ट है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। 1810 में कोल गैस जो था वो स्ट्रीट लाइटिंग मतलब जो गलियों में लाइट जलाई जाती है, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कोल गैस को यूज किया गया था। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में ये कोल गैस कब यूज की गई थी? 1820 में। नाउ अ डेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड रेदर देन लाइट। लेकिन अब जो है इसको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, इसको सिर्फ हीट जनरेट करने के लिए ही यूज किया जाता है आजकल के जो टाइम में है। नेक्स्ट है हमारा कोल, हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमारा, सो पेट्रोलियम इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. ये तो हम सभी जानते हैं पेट्रोल का यूज, कि हमारे जो लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब जो लोड नहीं लेते हैं, जैसे हैवी ऑटोमोबाइल्स कौन से हो गए? ट्रक, बस, है ना, ये सारे हैवी ऑटोमोबाइल्स हो गए। लाइट ऑटोमोबाइल्स कौन से हो गए? जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स है, कार्स है। ओके, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स और बसेस वगैरह किससे चलती हैं?
डीजल से। ठीक है, डीजल से चलती हैं। सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये दोनों ही जो हमारे फ्यूल्स हैं, ये किससे हम प्रोड्यूस करते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं हमको। और पेट्रोलियम इज अगेन अ नेचुरल रिसोर्स। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। सो व्हाट डज इट मीन? पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो पत्थर से जो ऑयल निकाला जाता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसलिए ये जो पेट्रोलियम है इसका नाम इस तरह से रखा हुआ है। तो रॉक से जब ऑयल निकाला गया तो इसका नाम इसलिए पेट्रोलियम रख दिया गया। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? नाउ हमने कोल की स्टोरी पढ़ी, अब हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम किस तरह से बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। कोल तो किससे बन रहा था? प्लांट्स से, है ना, डेड वेजिटेशन से। अब पेट्रोलियम किससे बन रहा है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो समुद्र में रहने वाले जो जानवर थे उनसे बना हुआ है पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। तो जिस तरह से हमारा कोल बना था, कोयला बना था, उसी तरह से पेट्रोलियम भी कैसे बना है? वही जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे सी के अंदर, वो किस में? मिट्टी में दबते गए और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ओके, सो जो अर्थ के नीचे जो है हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो इसलिए ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स, जो समुद्र के जो जानवर थे, मरने के बाद में सॉइल के नीचे दबते गए और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए? इन एब्सेंस ऑफ एयर। हाँ, और वहां पर एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो उसके अंडर ये पेट्रोलियम में चेंज होते गए। और इसको चेंज होने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में। तो अब देखो यहाँ पर ये है एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ये हमारे रिजर्वायर रॉक्स हैं और इसके ऊपर ये आ गया हमारा वाटर से जस्ट ऊपर वाली लेयर जो हो गई वो हमारी ऑयल की हो गई। ऑयल से जस्ट ऊपर वाली लेयर हो गई हमारी गैस की, ठीक है। और फिर वापस से यहाँ पर इम्परवियस रॉक्स आ जाते हैं। तो इस तरह से वेल्स बनाकर गैस और ऑयल को अर्थ के नीचे से निकाला जाता है, वेल्स बना के। जैसे हम पानी के लिए कुआं खोदते हैं, वैसे गैस और ऑयल के लिए भी कुएं खोदे जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर these transform the dead organisms into petroleum and natural gas। Look at figure 5.4। जैसे कि हमने 5.4 फिगर देखा, it shows the deposits of petroleum and natural gas। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water। तो आपने देखा, हमने पहले ही देख लिया कि जो सबसे नीचे वाली लेयर थी वो वाटर की थी और वाटर से ऊपर वाली जो लेयर थी वो ऑयल और गैस की थी, ठीक है। तो जो वाटर होगा वो नीचे वाली लेयर पे और उससे ऊपर ऑयल और उससे भी ऊपर वाली लेयर पे क्या होंगे? गैस वाली लेयर होगी, ठीक है। सो you see that the layer containing petroleum, oil, gas is above that of water। Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ऑयल है, गैस है, वो लाइटर देन वाटर होते हैं, तो इसलिए ये इनकी जो लेयर होगी वो हमेशा ऊपर होगी। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, जब हम जो मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स पढ़े हैं ना हमने। तो ऑयल के, जब वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं और उसको बहुत देर तक डिसॉल्व करने के बाद में भी क्या होता है? ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ऑयल कहाँ पे आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो इसलिए
जब हम देखते हैं ये जो हमने डायग्राम देखा तो उसके अंदर भी जो वाटर की लेयर होगी वो नीचे होगी, उसके ऊपर ऑयल की होगी और उससे भी ऊपर क्या होगी, गैस और भी लाइटर होती है ऑयल से, तो गैस की लेयर और भी ऊपर होगी। The world's first oil well was drilled in पेंसिल्वानिया यूएसए इन 1859। 1859 में पेंसिल्वानिया यूएसए में पहला जो ऑयल का वेल था वो ड्रिल किया गया था। 8 years later in 1867 oil was struck at माकुम इन आसाम। और फिर ऑयल कहाँ पर मिला 1867 में, हमारे इंडिया में, असम में, मकुम में, हाँ मकुम में, असम में। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। और इंडिया में इन सब जगह पे ऑयल जो है वो मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग क्या है, पेट्रोलियम क्या हो गया, हमारा कच्चा तेल हो गया एक तरह से, जो अर्थ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया है ना। अब इस पेट्रोलियम को हम रिफाइन करेंगे और इससे अलग अलग जो चीजें हैं वो हम सेपरेट करके और फिर यूज में लेंगे। तो पेट्रोलियम तो हमारा पूरा एक कंबाइंड सोर्स हो गया ऑयल का। अब इसको हम रिफाइन करके और अलग अलग चीजों को सेपरेट करते हैं। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर। मतलब जो स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती है, ऐसी स्मेल होती है इसकी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। तो अगर हम पेट्रोलियम जो है देखें तो ये डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है और ये किस किस का मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से पेट्रोलियम जो हमने एज ए नेचुरल रिसोर्स हमने अर्थ से डिग करके और निकाला, और तो इसको अब जब हम रिफाइन करते हैं तो इससे हम ये सारी चीजें जो है अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिफाइनिंग क्या होती है, इन सारी चीजों को अलग अलग करना। और ये जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होता है। अब देखिए यहाँ पर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है और यहाँ पर आपके अलग अलग पेट्रोलियम की जो भी पेट्रोलियम से निकलने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो दिए हुए हैं और यहाँ पर इनके यूजेस हैं कि ये चीजें कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम से जो भी हम सब्सटेंसेस निकालते हैं और नेचुरल गैस से, तो इनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये हमने पढ़े थे फाइबर्स अलग अलग तरह के जो मैनमेड फाइबर्स हैं, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो भी हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो अलग अलग चीजें बनाने में हमारी काम में आते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, पॉलीथीन और दूसरे मैनमेड प्लास्टिक्स बनाने में भी ये पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी किससे मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है। तो ये भी हमारे फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो पेट्रोलियम इज योर आंसर, करेक्ट। सो पेट्रोलियम विल बी योर आंसर, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसका कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होता है इसलिए। नेक्स्ट है
फर्स्ट था हमारा कोल, सेकंड हो गया हमारा पेट्रोलियम, थर्ड वन इज नेचुरल गैस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. अब ये बहुत ही important है नेचुरल गैस, क्योंकि हम इसको इजीली पाइप से कैरी कर सकते हैं, पाइप से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी के फॉर्म में. कंप्रेस, सी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी. सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को जब हाई प्रेशर से प्रेस करके रखा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो इसको सीएनजी बोलते हैं. सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन. और सीएनजी किस लिए यूज किया जाता है? पावर जनरेट करने के लिए. इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज, अब आजकल ये किस लिए यूज किया जाता है? एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज क्लीनर फ्यूल. ठीक है, तो इसको आजकल हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हम यूज. हाँ, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वगैरह में भी हम यूज करते हैं. और इसकी जो है हम इसका जो नेचुरल गैस है वो पाइपलाइंस के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं घर घर. तो इसलिए ये जो वडोदरा गुजरात में है और कुछ पार्ट्स दिल्ली के और दूसरी प्लेसेस भी है जहां पर पाइपलाइन के थ्रू गैस को घर घर पहुंचाया जाता है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स. तो नेचुरल गैस को हम एज ए स्टार्टिंग मटीरियल भी यूज करते हैं. अलग अलग जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो ये जो नेचुरल गैस है वो हमारी इन जगहों पे पाई जाती है. ठीक है. सो टुडे ओनली दिस मच वी विल रीड. नाउ कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो आज हम यहीं तक रीड करेंगे. ठीक है. ओके. ओके मैम.